नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 7 जून 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया है? तो भारत के द्वारा मालदीव की नौसेना के साथ में एकता अभ्यास है ये प्रारंभ किया गया है। ये एकता अभ्यास का छठा संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका प्रमुख उद्देश्य है जो चीन को काउंटर करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है, मतलब चीन को प्रतिसंतुलित करना इस एकता युद्ध अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये भारत और मालदीव की नौसेनाओं के मध्य में ये युद्ध अभ्यास है आयोजित होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक्वेरिन जो युद्ध अभ्यास है ये भी भारत और मालदीव के मध्य में ही आयोजित होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास और ध्यान रखेंगे। कोकण 2023 का आयोजन है जो भारत और यूके के मध्य में होता है। वरुण और शक्ति युद्ध अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित होता है। गरुण और फ्रिंजेक्स है, ये भी भारत और फ्रांस के मध्य में होता है। गरुड़ शक्ति के बारे में बात करें तो ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य में आयोजित होता है। सिलेनेक्स युद्ध अभ्यास है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित होता है। ऐसे ही मित्र शक्ति के बारे में बात करें तो मित्र शक्ति भी भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित होता है। सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास है, ये भारत और नेपाल के मध्य में आयोजित होता है। धर्मगार्जन भारत और जापान के मध्य में होता है। बोंगो सागर और संप्रीति युद्ध अभ्यास है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित होता है। ओरियन युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें, ये ओरियन है, आपको ध्यान रखना है। ओरियन युद्ध अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के मध्य में होता है और ये हाल ही में फ्रांस में आयोजित हुआ है। तर्कस युद्ध अभ्यास है, ये भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित होता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास आपको ध्यान रखना है, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। और यदि आप किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपारजोय का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो हाल ही में जो अरब सागर में चक्रवात बना है बिपरजोय, इसका नाम है ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। बिपारजोय का अर्थ है मतलब विपत्ति और आपदा, इसका अर्थ है। बिपारजोय के दौरान जो निम्न दाब है ये गुजरात की पोरबंदर नामक स्थान पर निम्न दाब बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि बिपारजोय का जो नाम है ये बांग्लादेश द्वारा दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। अश्विनी चक्रवात का नामकरण है ये श्रीलंका देश के द्वारा किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोपा चक्रवात का नामकरण यमन के द्वारा किया गया था। वुली वुली चक्रवात के नाम से ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अल नीनो भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये अल नीनो एक गर्म जलधारा है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, तो आप इसे चेन ऑफ द येलो स्टार के नाम से ध्यान रख सकते हो। ये जो सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में दिया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू है इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को पाने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सूरीनाम के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनके द्वारा ये अवार्ड है जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भारतीय राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति पद का प्रावधान है जो आर्टिकल 52 में भारतीय राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है जो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के रूप में वर्णित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं वो निर्वाचित एमपी और एमएलए है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति को जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 के तहत
भारत को जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है, जो अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति का कितनी भी बार है जो निर्वाचन हो सकता है, मतलब भारत का राष्ट्रपति है जो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये आर्टिकल 57 में कहा गया है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है जो भारत के उपराष्ट्रपति को देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये आर्टिकल 123 में दी गई है। और राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 213 में दी गई है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। ये जो MV एम्प्रेस समुद्री क्रूज सेवा है ये श्रीलंका देश में भारत के द्वारा श्रीलंका देश के लिए प्रारंभ की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के चेन्नई पोर्ट से इसको रवाना किया गया है और श्रीलंका का जो हेमनटोटा बंदरगाह है उसके लिए इस MV एम्प्रेस क्रूज सेवा को प्रारंभ किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य में क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है, जो कि पहली क्रूज सेवा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि भारत के वर्तमान में जहाजरानी मंत्री के बारे में बात करें तो वो सर्बानंद सोनोवाल है, जो कि भारत के वर्तमान में जहाजरानी मंत्री है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। MV गंगा विलास है, जिसे जो कि भारत का ही नहीं अपितु वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी क्रूज है। ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य में संचालित किया गया है, जो कि 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कालादानी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये भारत और म्यांमार के मध्य में प्रोजेक्ट है, इसमें समझौता हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मैत्री पाइपलाइन है जिससे डीजल सप्लाई होता है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में संचालित है। चाबहार बंदरगाह है जिसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया है। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड है, ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वित्तीय समावेशन को समझते हैं कि वित्तीय समावेशन क्या होता है। वित्तीय समावेशन का अर्थ ये होता है कि कतार में खड़ा हुआ जो अंतिम व्यक्ति है उसको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है। यदि वित्तीय समावेशन के सबसे बड़े एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जो वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसकी शुरुआत है जो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत होती है, जो कि भारत की नहीं अपितु विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड है, इसको RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि RBI के वर्तमान गवर्नर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे जो कि RBI के बारे में है। RBI की स्थापना है जो 1 अप्रैल 1935 को होती है, जो कि अधिनियम 1934 के तहत RBI की स्थापना होती है। RBI के प्रतीक चिन्ह में किसका चित्रित है? तो RBI का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है, उसका प्रतीक चिन्ह है जो चित्रित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर है जो 1 रुपये के नोट पर होते हैं। इसके अलावा जितने भी नोट हैं उसमें सब पे ही RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो RBI के जो पहले गवर्नर थे वो ऑसबोर्न स्मिथ थे, और RBI के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो CD देशमुख थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान गवर्नर है जो कि 25वें क्रम के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि भारत में वर्तमान में नोट प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात करें तो उनकी संख्या 4 है। भारत में 4 है जो प्रिंटिंग प्रेस है, इसमें एक देवास MP में है, एक नासिक महाराष्ट्र में है, सलबोनी पश्चिम बंगाल में है और मैसूर कर्नाटका में है। तो ये 4 है जो प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर नोटों की छपाई होती है, तो ये चारों प्रिंटिंग प्रेस आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना शुरू की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट किया गया था, इस पर योजना शुरू की गई है, जिसमें अमृत धरोहर योजना और मिष्ट योजना प्रारंभ की गई है। एक्चुअल में इन दोनों योजनाओं की जो घोषणा है वह बजट 2023 में कर दी जाती है, लेकिन हाल ही में इनको शुरू किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अमृत धरोहर योजना है, ये है जो हमारे भारत में स्थित 75 रामसर साइट है इनके संरक्षण से संबंधित है। और मिष्ट योजना है जो कि मैग्रोव वनस्पति है इसके संरक्षण से संबंधित है। ये 9 राज्यों में प्रारंभ की गई है, जो भारत के 9 तटीय राज्य है उनमें मिष्ट योजना प्रारंभ की गई है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री के बारे में बात करें तो भूपेंद्र यादव जी है जो वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं और देखते हैं। दयालु योजना, चिरायु और ई अधिगम योजना है, ये सारी की सारी है जो हरियाणा राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। लाडली बहन योजना का संबंध है जो मध्य प्रदेश से है। एक पंचायत और एक मैदान है जो केरल राज्य ने प्रारंभ की है। नारी को नमन योजना है जो हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई थी। कौशल्या मातृत्व योजना है जो छत्तीसगढ़ द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पंचामृत योजना है, इसका संबंध है जो गन्ने की खेती से है और इसे उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट योजना है कि आपको ध्यान रखनी है, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो हाल ही में क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, ये महाराष्ट्र राज्य में प्रारंभ किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य 1500 हेक्टेयर भूमि है, उस पर 10,000 घरों का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस तरह से 10,000 घरों का निर्माण करके ये एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर के रूप में हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लस्टर पुनर्विकास योजना है, ये महाराष्ट्र के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। एलोरा के कैलाश मंदिर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा ये एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। औरंगाबाद का हाल ही में नाम परिवर्तित कर दिया गया है और वर्तमान में नाम औरंगाबाद का संभाजी नगर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये नागपुर में 1975 में आयोजित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मुंबई और नासिक के मध्य में जो दर्रा है उसे हम थालघाट के नाम से जानते हैं, जबकि मुंबई और पुणे के मध्य में जो दर्रा है उसे हम बोरघाट के नाम से जानते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कैफोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो हाल ही में ये जो कैफोन परियोजना है इसका शुभारंभ है जो केरल राज्य में प्रारंभ किया गया है। केरल है जो देश का पहला राज्य है जिसने खुद का इंटरनेट सेवा शुरू की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैफोन की यदि फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क कैफोन की फुल फॉर्म है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो गरीबी केरल में गरीबी रेखा से नीचे 20 लाख लोग हैं उनको फ्री इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराना और किफ़ायती दरों पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो कैफोन परियोजना का संबंध है जो केरल राज्य से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। प्रकाश तंतु है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है उस पर कार्य करता है। निजता का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 में डिफाइन किया गया है। पुट्टा स्वामी केस में निजता का अधिकार को वर्णित किया गया था। केरल की जो शास्त्रीय भाषा है वो मलयालम है। और केरल के जो शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करें तो कथकली और मोहिनीअट्टम है जो केरल के दो क्लासिकल डांस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में जो थाईलैंड में ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है इसमें महिला एकल वर्ग का खिताब है ये एन से यंग के द्वारा जीता गया है, ये साउथ कोरिया की रहने वाली है। और पुरुष वर्ग का जो खिताब है कुनलावुत के द्वारा जीता गया है जो कि थाईलैंड देश के ही रहने वाले हैं। और ये ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसका आयोजन है जो भी थाईलैंड देश में किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो मेल कैटेगरी में खिताब है ये किसके द्वारा जीता गया है? तो पुरुष वर्ग में जो खिताब है ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है जो कि सर्बिया देश के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का संबंध है जो टेनिस खेल से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में जो महिला कैटेगरी का खिताब है, जो महिला वर्ग में जो खिताब है ये आर्यन सबालेंका के द्वारा जीता गया है। आर्यन सबालेंका है ये बेलारूस की रहने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में यदि युगल वर्ग के बारे में बात करें तो मिक्स्ड में डबल मिक्स्ड में खिताब है ये राफेल और स्टेफनी के द्वारा जीता गया है, ये ब्राज़ील देश की रहने वाली है। और इनके द्वारा फाइनल में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानी मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हराया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये सानिया मिर्जा के द्वारा ये लास्ट जो टेनिस टूर्नामेंट खेला गया था, इसके बाद में सानिया मिर्जा के द्वारा संन्यास की घोषणा कर दी गई थी, तो ये सानिया मिर्जा का अंतिम जो टेनिस टूर्नामेंट था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
थॉमस कप 2022 है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है और इस थॉमस कप 2022 को भारत के द्वारा जीता गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फाइनल में इंडोनेशिया देश को इसमें भारत के द्वारा हराया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दिग्वंत हुए सरबजीत सिंह पेंटल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हाल ही में इनका निधन हो गया है सरबजीत सिंह पेंटल का। इनका संबंध है जो अभिनय से है। और इनका अन्य नाम के बारे में बात करें तो गोपी पटेल इनका अन्य नाम था। सरबजीत सिंह पेंटल के द्वारा महाभारत में शकुनी मामा का रोल अदा किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम महत्वपूर्ण निधन देखते हैं जो कि हाल ही में निधन हुए हैं। सतीश कौशिक है जो अभिनय से संबंधित है, जो कि एक एक्टर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर कनक रेले है, इनका भी निधन हो गया है। ये एक क्लासिकल डांसर थे और मोहिनी अट्टम, ये मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है इस पर ये डांस करते थे। डॉक्टर बालकृष्ण दोषी है, इनका भी निधन हो गया है। ये एक वास्तुकार थे। पेले जो कि ब्राजील के फुटबॉलर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और भारत के पहले मतदाता के रूप में जिसे जाना जाता है श्याम शरण नेगी, इनका भी निधन हो गया है। ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंध रखते थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।